बुधवार सुबह जब नेपाल और चीन सीमा के पास जमीन हिली तो सिस्मोग्राफ पर 5.2 तीव्रता का भूकंप बताया गया। शुरुआत में सबको यही लगा कि पहाड़ों में आया होगा एक और आम भूकंप, लेकिन कुछ ही देर बाद अमेरिकी भूवैज्ञानिक एजेंसी यूएसजीएस के आंकड़ों ने स्थिति साफ कर दी। जमीन के नीचे कोई हलचल नहीं हुई, बल्कि 4000 फीट की ऊंचाई से एक विशालकाय ग्लेशियर टूटकर सीधे नीचे गिरा था। लाखों टन बर्फ और पत्थरों ने पहले लहंदे नदी का रास्ता रोका, एक अस्थायी झील बनी, और जब वह पानी के भारी दबाव में फटी तो भोटे कोशी और त्रिशूली नदी में ऐसा सैलाब उतरा जिसने रासुवा और आसपास की पूरी घाटी को अपनी चपेट में ले लिया। इस आपदा में अब तक 165 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 1100 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों में कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निकले 130 से ज्यादा भारतीय श्रद्धालु भी शामिल हैं। तो क्या कुदरत ने अचानक करवट ली जिसकी वजह से यह सब हुआ? अगर हम इस तबाही की जड़ तक जाएं तो पूरा मामला इन पहाड़ों के नक्शे और ढलान से जुड़ा। नेपाल का भूगोल ऐसा है कि वह सीधे तिब्बती पठार के ढलान पर बसा है, यानी सीमा के उस पार तिब्बत के ऊंचे ग्लेशियरों या झीलों में कोई भी उथल पुथल होती है तो उसका सीधा असर चंद मिनटों के भीतर नेपाल की बस्तियों पर पड़ता है। 14 महीने पहले जुलाई 2025 में भी तिब्बत के पुरेपू ग्लेशियर की झील फटने से नेपाल और चीन को जोड़ने वाला ऐतिहासिक फ्रेंडशिप ब्रिज बह गया था। ICIMOD के ताजा आकलन के मुताबिक हिंदू कुश हिमालय में ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार साल 2000 के मुकाबले दोगुनी हो चुकी। लेकिन मौसम के मिजाज से भी बड़ी दिक्कत सीमा पार से मिलने वाली जानकारी की कमी है। चीन और नेपाल के बीच नदियों के जल स्तर और बारिश को लेकर कोई रियल टाइम डेटा शेयरिंग व्यवस्था है ही नहीं। नेपाल के बाढ़ नियंत्रण तंत्र को इस सैलाब का पता तब चला जब पानी सीमा पार करके बेत्रावती बाजार के मुहाने तक पहुंच चुका था। जब पानी बस्तियों में दाखिल हो चुका हो तब जारी होने वाली चेतावनियों से किसी की जान नहीं बचाई जा सकती। यह पानी वैसे भी नेपाल की सीमाओं में रुकने वाला भी नहीं था। त्रिशूली और भोटे कोशी का यही उफान आगे चलकर गंडक और कोसी के जरिए सीधे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में उतरता। इसी वजह से घटना के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में सतर्कता बढ़ाई गई। बिहार के चंपारण, गोपालगंज, सुपौल और मुजफ्फरपुर के संवेदनशील इलाकों पर नजर रखी गई और भारी डिस्चार्ज को संभालने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 फाटक खोलने पड़े। यहां पर एक और बात समझने की जरूरत है, जिसे शोधकर्ता अक्सर रिकवरी गैप कहते हैं। जब कोई इलाका किसी पुरानी तबाही के नुकसान से पूरी तरह उबर भी नहीं पाता है और उस पर दूसरी आपदा आ जाती है तो कुल नुकसान कई गुना बढ़ जाता है। नेपाल सितंबर 2024 की बाढ़ में 46 अरब रुपए से ज्यादा के बुनियादी नुकसान से अभी संभलने की कोशिश ही कर रहा था। दर्जनों बिजली प्रोजेक्ट, सड़कें और पुल आधे अधूरे बने थे कि इस ताजा सैलाब ने फिर से रास्ते और पुल बहा दिए। जब अस्पताल, सड़कें और लोगों की आर्थिक जमा पूंजी पहले से टूटी हो तो एक प्राकृतिक झटका पूरे सिस्टम को ठप कर देता है। अब पहाड़ों में सिर्फ बचाव दल भेज देना काफी नहीं। जब तक सीमा के दोनों तरफ नदियों के बहाव का रियल टाइम डेटा साझा करने की पुख्ता व्यवस्था नहीं बनती और पहाड़ों में बुनियादी ढांचे को जलवायु के इन नए पैमाने के हिसाब से तैयार नहीं किया जाता, तब तक शायद हर मॉनसून में यही तबाही देखने को मिलती रहेगी। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं परवेश बामल, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट के लिए जय।